हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है या तो डेली करंट अफेयर लेके आती हूँ या फिर 1-2 दिन रुक के लेके आती हूँ। अभी आज मैं आपको कराऊँगी 3 दिन का करंट अफेयर, क्योंकि 3 दिन थोड़ा ज़्यादा अर्जेंसी हो गई थी, काम ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। एक औरत को ज़्यादा ही काम होता है कि उसे घर भी सँभालना होता है, सोसाइटी भी सँभालनी होती है और प्रोफ़ेशन भी सँभालना होता है, इसलिए थोड़ा 3 दिन के एक साथ लेकर आई हूँ। और अब आगे ऐसा करूँगी क्योंकि रोज़-रोज़ इसी चैनल के ऊपर विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ाओ, साथ में करंट अफेयर तो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर घर भी सँभालना होता है, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसा करूँगी, वीकली करंट अफेयर लेके आया करूँगी आपको, मतलब पूरे हफ्ते भर का संडे को लेके आया करूँगी करंट अफेयर, और विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल की क्लास डेली लिया करूँगी। ताकि मुझे और काम करने के लिए भी टाइम मिल जाए। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ 3 दिन का करंट अफेयर। तो 31 मई का है ये है। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बने डीआरडीओ अध्यक्ष, मतलब रक्षा सचिव जो हैं, रक्षा सचिव जो हैं, पेन हाँ, ओके। सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए हैं, मतलब सरकार ने बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये होता है, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है ना, उसका तो कार्य आप सँभाल ही रहे हो, लेकिन अगर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों की कमी है, नहीं है या फिर छुट्टी गए हैं, कोई भी रीज़न है, तो वो उसकी जगह पे आपको ही काम करना होता है, उसे बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार देना। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को किसको राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। सीएसआईआर महानिदेशक एन किल्लेसेल्वी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के सचिव श्री वत्स कृष्ण को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ओके। हाँ, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार को डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है तथा सीएसआईआर महानिदेशक एन कैलाशवी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामले के सचिव श्री वत्स कृष्ण को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मतलब अपने जो सचिव हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उनमें कौन कौन है? एक तो हैं राजेश कुमार, एक हैं कैलाशवी और तीसरे हैं वत्स कुमार। तो ये देखिए, ये है राजेश कुमार। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना है। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये तो पहले भी था ही, अब क्या बना है? लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब बना है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। पिछले साल भारत 8वें स्थान पर था। अच्छा, इस रिपोर्ट ये जो स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग पिछली बार 8वें स्थान पर था और इस बार जो है 5वें स्थान पर आ गया है। एआई के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। भारत के पास जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैलेंट पूल है और एआई के मामले में भारत वैसे पूरी दुनिया में चौथे स्थान पे आता है। डिजिटल सेवाओं से देश में दो 328 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। नेक्स्ट है आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 5.7% बढ़कर 2,29,746 हो गई। इनमें सबसे ज़्यादा 1.41 लाख नकली और 500 रुपए के नोट थे। 20 रुपए के नकली नोटों में 47.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल जाली नोटों में से 97.6% अन्य बैंकों और 2.4% आरबीआई ने पकड़े हैं। ओके, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 5.7% से बढ़ कर के हो गई है 2,29,746 हो गई। इनमें सबसे ज़्यादा 1.41 लाख जो है नकली 500 रुपए के नोट थे। मतलब 500 के अब चलते नहीं है लेकिन फिर भी थे। यानी जब चलते थे ना उस वक़्त के थे ये, हैं, जो अब तक रखे हुए थे, हैं। और 20 रुपए के नकली नोटों में 47.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल जाली नोटों में से 97.6% अन्य बैंकों और 2.4% आरबीआई ने पकड़े हैं। मतलब बाकी जो 97.6% है वो दूसरे बैंकों ने पकड़े हैं। आरबीआई ने कितने पकड़े हैं? 2.4%। नेक्स्ट है राजनीति। राजनीति में क्या हुआ है? कोई चेंजेस, एनी चेंजेस इन पॉलिटिक्स। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आय पर एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय दल अलग होते हैं और जो राष्ट्रीय दल होते हैं राजनीति के वो अलग होते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो अ, दायरा है वो अलग होता है और जो राजनीतिक दल का जो राज्य नीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो दायरा होता है वो अलग होता है।
तो इसमें दिया हुआ है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आय पर एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में 36 क्षेत्रीय दलों की आय 52% घटकर 1192.94 करोड़ रुपए रह गई। खर्च 1433.07 करोड़ रुपए रहा। क्षेत्रीय दलों में तेलुगु देशम पार्टी सबसे अधिक आय वाला व वाईएसआर कांग्रेस सबसे अधिक खर्च करने वाला दल रहा। तेलुगु देशम पार्टी सबसे अधिक आय वाला, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा किया है तेलुगु पार्टी ने है, और वाईएसआर कांग्रेस की सबसे अधिक खर्च करने वाला दल है। एक मिनट रहा। क्षेत्रीय दलों में तेलुगु देशम पार्टी सबसे अधिक आय वाला व आईएसआर कांग्रेस सबसे अधिक खर्च करने वाला। अच्छा, सबसे आय जो जिसके पास सबसे ज्यादा आय है ना, वो तो तेलुगु देशम पार्टी, और सबसे खर्च जिसने किया वो है कांग्रेस, वाईएस कांग्रेस पार्टी। हाँ, मतलब खर्च, किसी के पास आय होना और उसको खर्च करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। मतलब किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो, हाँ, लेकिन वो खर्चा कम करता है। किसी के पास ना हो तो भी वो ज्यादा खर्चा करता है, इधर उधर से लेके या कहीं से मैनेज करके। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के अंदर क्या है? हाँ, नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट, नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। इसके लिए रोबोटिक लैंडर, मून बुग्गी और ड्रोन का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? लैंडर, मून और बग्गी। किस लिए होगा? नासा जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी जो छोर है उसके ऊपर लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। इस साल मून बेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम से 3 मानव रहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे। इस साल मून बेस सहित फर्स्ट, मतलब 3 मानव मिशन लॉन्च किए जाएंगे। नासा इसमें ब्लू ओरिजिन के साथ काम कर रहा है। नासा जो है इसमें ब्लू ओरिजिन के साथ काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि कार्यवाही योग्य दावों के आपूर्ति करता है। किसके कार्यवाही योग्य दावों के हैं? इससे सट्टेबाजी और जुए की तरह कौशल आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर भी जीएसटी लागू होगा। संसद ने 2023 में यह संशोधन किया था। इसे चुनौती देने वाली कंपनियों की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी है। मतलब इसे जो चुनौती दे रही थी जो कंपनियां कि भाई हाँ ये चीज़ चलनी चाहिए, क्योंकि उनको उससे बेनिफिट हो रहा था, लेकिन इधर सरकार को समस्या हो रही थी, और क्योंकि देश का जो युवा है वो उधर अट्रैक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से एक बार बीच में काफ़ी सारे मर्डर के केस भी आए थे कि उस गेमिंग के अनुसार चल चल के बच्चे का माइंड वैसा हो जाता है और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं लास्ट में जाके। तो उस वक्त वो उठा था ये मुद्दा 2023 में, और इसके लिए याचिका लगी थी कोर्ट में, जिसका अभी सुनवाई हो रही है, चल रही है। तो कोर्ट ने ये डिसीजन अभी दिया है कि इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, और भी हो सकता है इसके ऊपर, और आगे भी हो सकती है कार्रवाई, और आगे भी हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स के बच्चे गए हैं इसके अंदर, तो उसका केस भी चल रहा है कोर्टों में। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। मतलब वर्ड ऑफ द डे यानी सबसे ज़्यादा 31 मई को कौन सा वर्ड यूज़ किया गया नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और रीजनल लेवल के ऊपर है। ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन नामक ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, और ये क्या है? यह एक दवा है जो शरीर में डोपामिन की तरह काम करती है। इसका उपयोग प्रोलैक्टिन हार्मोन से बढ़े हुए स्तर और पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह एक दवाई का नाम है जो डोपामिन की जैसे शरीर में काम करती है, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़े हुए स्तर है। ये प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, साइंस वालों को समझ में जल्दी आएगा। हाँ, और पार्किंसन जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो साइंस के जो शब्द होते हैं ना उनको एज इट इज ही याद करना होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता उसके लिए। ये दवा हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। किस लिए मदद करती है? हार्मोन के संतुलन। हाल ही में 2026 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के विजेता श्रेय पारिक ने फाइनल प्ले स्पेल ऑफ में क्रोप्टीन शब्द की सही स्पेलिंग बताकर खिताब जीता है। उन्होंने 90 सेकंड में 32 शब्द सही स्पेल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? हाल ही में 2026 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, ये एक प्रतियोगिता है। इसके अंदर किसी भी शब्द के स्पेलिंग बनानी होती है, और उस शब्द को जितना ज़्यादा बार आप स्पेलिंग बता पाओगे, बोल पाओगे, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये विजेता श्रेय पारिक बच्चे का नाम है। फाइनल स्पेल ऑफ में ब्रोमोक्रिप्टिन शब्द की सही स्पेलिंग बताकर खिताब जीता। उन्होंने 90 सेकंड में 32 शब्द सही स्पेल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी 90 सेकंड में 32 शब्द सही, 90 सेकंड में 32 शब्द सही स्पेल करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जो आपको डेली के 2 क्वेश्चंस देती हूँ इसके अंदर। हाँ, वो
दुनिया के सबसे सूखे स्थानों में शामिल अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल जो है, वो कौन से महाद्वीप में स्थित है जो कि दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। नेक्स्ट है, नागालैंड के किसान हेरिटेज विलेज में हर वर्ष 1 से लेके 10 दिसंबर तक होने वाला यह सांस्कृतिक उत्सव कौन-सा है? ये जो सांस्कृतिक उत्सव है, जो 1 से लेके 10 दिसंबर तक होता है, उसमें इस तरीके का कार्यक्रम होते हैं, जो इसमें दिखाया गया है। मतलब ऐसे नगाड़े बजाए जाते हैं और ऐसे उछलते-कूदते हैं सब। डांस करते, मतलब उनका डांस समझो, ये ऐसे डांस है उन लोगों का, नागालैंड के जो लोग हैं उनका। तो इसका आंसर क्या हो, मतलब इसका नाम क्या है? 1 से 10 दिसंबर तक होने वाला ये सांस्कृतिक उत्सव कौन-सा है? इसका नाम बताइए, ये पूछा गया है। तो ये है हॉर्नबिल महोत्सव, सक्रेनिया महोत्सव, मीमकुट वागला महोत्सव, मीम वागला महोत्सव, मीमकुट, हॉर्नबिल महोत्सव या सक्रेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉर्नबिल महोत्सव का नाम है इसका। अब करते हैं 2 जून का करंट अफेयर। क्या होता है कि हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा आता है जब करंट अफेयर नहीं आता है। हफ्ते में 1 दिन नहीं आता। जैसे आप लोगों की छुट्टी होती है, वैसे इनकी भी छुट्टी होती है। हैं? उसके बाद में वो एक साथ आता है। मतलब कि हफ्ते में अगर 1 दिन करंट अफेयर की छुट्टी रहती है, तो बाकी जो 6 दिन करंट अफेयर आता है ना, उसमें वो चीज़ कवर कर ली जाती है। तो अभी हम पढ़ते हैं 2 जून का करंट अफेयर। जनरल एनएस रा अभी जो अपने नए सीडीएस बने हैं, ये बताया गया है कि नए सीडीएस कौन बने हैं अभी हमारे, जिन्होंने अभी कार्यभार सँभाला है। सीडीएस जो पद है, उसमें तीसरे सीडीएस अभी बने हैं। पहले सीडीएस थे विपिन रावत, दूसरे थे अनिल चौहान, हैं? और अभी तीसरे जो बने हैं वो कौन-से हैं, हैं? ये इसमें बताया गया। तो जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम देश के तीसरे सीडीएस नियुक्त। कौन? एनएस राजा सुब्रमण्यम देश। इस नाम को ठीक से याद कर लेना। जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव नियुक्त हुए हैं। सीडीएस का पद 1 जनवरी 2020 को बनाया गया था। किसको? 1 जनवरी 2020 को बनाया गया था। जनरल विपिन रावत पहले और जनरल अनिल चौहान दूसरे सीडीएस थे। विपिन रावत पहले थे और जनरल अनिल चौहान दूसरे थे। सीडीएस थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के बीच तालमेल स्थापित करने के साथ रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार, जो रक्षा मंत्री होते हैं ना, उनके ये प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं, जो तीनों सेनाएं हैं अपनी, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए। मतलब ये तीनों सेनाओं के ये प्रमुख होते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति के बाद में ये होते हैं। तो मतलब तीनों सेनाओं के बीच में, जब तीनों सेनाओं के मुख्य जो अधिकारी हैं, जनरल जो होते हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी है, चीफ ऑफ एयरफोर्स है, चीफ ऑफ नेवी है, तो उनके जो हेड होते हैं, पूरी सेनाओं का एक हेड होता है ऊपर है, वो आगे इन कोई भी नीचे का मसला होता है उसको लाके इन तक पहुंचाते हैं। और ये फिर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाते हैं कि हाँ, कोई एक बीच में बिचौलिया, गाँव में जैसे बोलते हैं ना बिचौलिया, दो पक्षों के बीच में जो होता है बिचौलिया, हाँ, वैसे ये अगर अपनी गाँव की लैंग्वेज में बोलें, तो ये तीनों सेनाओं के बीच के मतलब तीनों सेनाओं में कोई भी काम होता है, तो वो बीच में उसका मतलब बीच में यही करते हैं, जो करते हैं वो सब कुछ। तीनों सेनाओं को गाइड करते हैं, कि इस तरीके से काम करो, ऐसे करो, हाँ। इसके लिए यह पद बनाया गया था, तो हम कहाँ थे? बीच ताल में स्थापित करने के साथ रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं जनरल सुब्रमण्यम और प्रधानमंत्री के जे जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की विज़न तथा अन्य थिएटर कमान योजना के आगे बढ़ाएँगे। थिएटर कमान योजना को ये आगे बढ़ाएँगे, ये देख लीजिए इनका चेहरा। ये देखिए, ये देखो यहाँ ये 3 स्टार हैं। ये देखिए एक अशोक स्तंभ और एक वो जो आर्मी का लोगो होता है ना वो। हांगकांग में 22वीं एशियाई यू-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप समाप्त हुई। हांगकांग में 22वीं एशियाई यू-20 एथलेटिक्स चल रही थी, जो अब समाप्त हो गई है। भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य जीते हैं और पदक तालिका में जो है भारत दूसरे नंबर पर रहा। चीन 14 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। चीन जो है सबसे पहले नंबर पर चीन रहा है। इसमें पूजा सिंह ने महिलाओं की हाई जंप में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन? पूजा सिंह ने महिलाओं में हाई जंप में 1.93 मीटर का जंप लगाकर लगाकर 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी। भारत और
ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 जून से लागू हुआ। यह सरकार का 5वां मुक्त व्यापार समझौता है। कौन-सा है? 5वां है और मुक्त व्यापार समझौता है। इसके तहत ओमान भारतीय निर्यात के 99% हिस्से को कर मुक्त पहुँच देगा। क्या करेगा? ओमान भारतीय निर्यात के 99% हिस्से को कर मुक्त पहुँच देगा। इससे कपड़ा, स्टील व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है? सरकार के ये आपने पहले भी आप क्योंकि सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, हाँ? सबके पास स्मार्टफ़ोन होते हैं, तो ये पहले भी सुना होगा चैटबॉट क्या है। सरकार के समाधान दीदी नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। यह भाषिनी प्लेटफ़ॉर्म की मदद से काम करेगा। सरकार ने समाधान दीदी नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है और ये भाषिनी प्लेटफ़ॉर्म की मदद से काम करेगा। नागरिक अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। चैटबॉट खुद पहचान लेगा कि शिकायत किस विभाग से जुड़ी है और उसे संबंधित विभाग तक पहुंचा देगा। मतलब ये इसलिए बनाया गया है, समाधान दीदी जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया वो इसलिए किया गया है कि कोई भी भाषा का इंसान हो, चाहे चाहे मतलब उसे पढ़ना, मतलब क्या है ना कि कुछ अपने जो बुजुर्ग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो उन्हें हिंदी लिखनी आती है ना उन्हें इंग्लिश लिखनी आती है। और अगर वो साउथ इंडियन है, तो अब वो बोले तो कैसे बोले, करे तो क्या करे, इसलिए सभी भाषाओं के अंदर होगा ये। जो भी भाषाओं में आप उसमें बोल दोगे वो समझ जाएगा और कंप्लेंट वहाँ तक पहुँचा देगा। अगर आप लिख भी नहीं पा रहे हो तो भी अगर आप वर्बली भी बोल दोगे ना तो भी वो समझ जाएगा उसको और वहाँ तक पहुँचा देगा कौन से विभाग की कंप्लेंट और कहाँ पहुँचानी है। इसलिए इसे लागू किया गया है। उसके बाद में निधन, मतलब भारत में कौन-कौन सी महान-महान हस्तियाँ हैं जिनका निधन हो गया? जिन्होंने भारत को आगे पहुँचाने के लिए, मतलब विश्व के नक्शे के ऊपर लाने के लिए या पहचान बनाने के लिए और अपने पूरे जीवन भर कार्य किया। मतलब जिनका जीवन देश के नाम था, वैसे ऐसी कौन-सी हस्तियाँ हैं? जिनकी अभी डेथ हुई है। पद्म भूषण पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1954 में फ़िल्म मंगू से अपने करियर की शुरुआत की थी। 6 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली और उड़िया समेत कई भाषाओं में गीत गाए। किसमें के? हिंदी, मराठी, बंगाली और उड़िया, कई भाषाओं में उन्होंने संगीत गाए। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टेक्निकल ल लोइटरिंग म्यू लाइटनिंग होगा ये, म्यूनिशन दिव्यास्त्र 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 MK-1 का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टेक्निकल लाइटनिंग म्यूनिशिंग दिव्यांश M1 का सफल परीक्षण किया। इसे डिफेंस स्टार्टअप हॉवेरिट नी है ये कल लाइटिंग है ये म्यूनिशन म्यूनिशन दिव्यांग के फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। इससे डिफेंस स्टार्टअप हॉवरिट ने 95% स्वदेशी उपकरणों के साथ विकसित किया। यह यूएवी खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में कम लागत और एआई आधारित स्वार्म अटैक क्षमता शामिल है। कौन सी है? स्वार्म अटैक क्षमता शामिल है। वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे कौन सा है? थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। क्या होता है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप? ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक अवधारणा है। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई एक अवधारणा है। इसका नाम यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडिस के नाम पर रखा गया है। कौन सी? थ्यूसिडाइडिस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक अवधारणा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति हो ना, जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी एक अवधारणा। इसका नाम यूनानी इतिहासकार से, जब कोई नया देश तेजी से ताकतवर बनने लगता है और किसी बड़ी शक्ति को चुनौती देता है, कोई नया देश होता है जो जल्दी से ताकतवर बनता है और किसी देश को चुनौती देता है जो पहले से ताकतवर है, शक्ति को चुनौती देता है, तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है। इस स्थिति को थ्यूसिडाइसिस ट्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्यूसिडाइडिस ट्रैप। थ्यूसिडाइडिस ट्रैप कहा जाता है। यह तनाव व्यापार, तकनीक, सैन्य ताकत, कूटनीति या वैश्विक प्रभाव को लेकर हो सकता है। किसको होता है ये तनाव? व्यापार, तकनीक, सैन्य ताकत और कूटनीतिक या वैश्विक प्रभाव को लेकर हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार युद्ध होगा। कई बार देश बातचीत और सहयोग पर टकराव से बच जाते हैं। अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसका उदाहरण है। अब है क्वेश्चंस, तो हम देखते हैं क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? दोनों सदन मतलब
लोकसभा और राज्यसभा सदन दोनों को संविधान के कौन से अनुच्छेद में है कि दोनों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए है? तो अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में सीधे बार से न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिला कौन सी है? बार से मतलब बार काउंसिल होता है ना, बार काउंसिल का मतलब ये है कि जो वकीलों का जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ना, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो नीचे वाली कोर्टों के हों, जिला सेशन वगैरह कोर्टों के हों, उनका जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और उनकी सारी सुनवाई वहीं पे होती है। अगर कोई भी कार्रवाई करनी होती है वकीलों पे तो वो वहीं से होती है। हाँ, तो उस बार काउंसिल से कौन-सी ऐसी सीधे जज बनी है? कौन-सी ऐसी महिला हैं जो सीधे जज बनी हैं? हाँ, वकालत में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली बनी सुप्रीम कोर्ट में। तो आर बनुमती, इंदु मल्होत्रा, बीवी नागरत्ना, हेमा कोहली। तो इसका आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। ये देखिए, ये है इंदु मल्होत्रा। अब करते हैं 3 जून का। 3 जून यानी आज का करंट अफेयर। शुरू करते हैं। एयर मार्शल तरुण चौधरी ने सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख। सेंट्रल एयर कमांड, तरुण चौधरी, ये हैं तरुण चौधरी, जो सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल तरुण चौधरी ने वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल बालकृष्ण मणिकतन की जगह ली है, जो 40 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। तरुण चौधरी 1989 में वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे। पहले वे द वायु कमान में वायुसेना स्टाफ अधिकारी थे। कौन थे? वायुसेना स्टाफ अधिकारी थे। और इनकी अलग-अलग कमांड होती है, जैसे आर्मी में भी कमांड है, 7-8 कमांड है, जो थोड़े दिन पहले आ रखा था, और एयरफोर्स में भी अलग-अलग कमांड है, नेवी में भी अलग-अलग कमांड है। तो उसके अकॉर्डिंग ये उस कमांड के मतलब एक पर्टिकुलर कमांड के चीफ बने हैं ये, हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स अलग होता है, चीफ ऑफ नेवी अलग होता है और चीफ ऑफ कमांड अलग होता है, चीफ ऑफ यूनिट अलग होता है, हर चीज़ के अलग-अलग होते हैं, हैं। ये आप ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा डीपली इसकी जानकारी लेनी है, तो जो हायरार्की है, जैसे आर्मी के जो रैंक्स हैं उनकी हायरार्की, जैसे अभी यूपीएससी में आ रखा था ना, कोर का नाम, आर्मी की कोर का नाम पूछा हुआ था, अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 24 मई को उसमें। हैं, तो हायरार्की आप ओपन करेंगे ना नेट के अंदर, तो जो एयरफोर्स की हायरार्की अलग होती है, नेवी की हायरार्की अलग होती है और आर्मी की हायरार्की अलग होती है, रैंक्स की है। और ये क्वेश्चन मेरे टाइम में भी आया था, हायरार्की पूछी हुई थी, एयरफोर्स की हायरार्की मतलब कि इनमें एयरफोर्स का इस रैंक है और आर्मी का ये रैंक होता है, कौन-सा रैंक इसके बराबर होगा? ऐसे पूछा था, जब मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे भी आया था ये। हाँ, तो आते हैं यूपीएससी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो याद एक क्वेश्चन तो पक्का पड़ेगा घुमा-फिरा के आर्मी तीनों से तीनों सेनाओं से। इसलिए आप लोग इनके रैंक्स पे फ़ोकस ज़्यादा करके, इनके रैंक्स पे और इनकी कमांड्स और इनके कोर्स पे, इस पे फ़ोकस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पड़ता है एक। चाहे एयरफोर्स से पड़ जाए, चाहे नेवी से पड़ जाए, चाहे आर्मी से पड़ जाए, श्योर पड़ता है। मुझे हो गई सब, मैंने 2 ही, क्योंकि मेरी तो मैं बोलूँ ना 10 साल मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, घर गृहस्थी की वज़ह से, बच्चों की वज़ह से। फिर वापस शुरू की तो मेरी एज हो गई, मेरे पास सिर्फ़ 2 ही अटेम्प्ट बचे थे। उसके बाद में मैं ओवर एज हो गई। तो मैंने जो 2 अटेम्प्ट दिए थे ना, उनमें भी मैंने देखा, उसके बाद में भी मैं हर साल यूपीएससी के पेपर देखती रहती हूँ कि हाँ, क्या आया, पढ़ती रहती हूँ, एनालिसिस करती रहती हूँ, तो सभी में आता है। सेना से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर प्रीलिम्स में यूपीएससी के पक्का आता है। तो आप सेना की, मैंने बताया ना, एक तो इनके रैंक्स की हायरार्की देखनी है तीनों सेनाओं की, और एक इनकी जो कोर और कमांड्स होती हैं, तीनों थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इस पे फ़ोकस करा। तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का पड़ता है, श्योर। हाँ, तो क्या था? हाँ, सेंट्रल एयर कमांड, कौन-सी वायुसेना की सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद सँभाला। उन्होंने एयर मार्शल बालकृष्ण मणिकंद, यानी बालकृष्ण जो हैं, वो रिटायरमेंट हो गए। बालकृष्ण मणि जी जो हैं, वो रिटायरमेंट हो गए, उनकी जगह पे इन्होंने लिए, और वो 40 साल सर्विस करके गए। ये 1989 का जो बैच है वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे, 1989 के बैच में। देख लीजिए इनका फेस। सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एसआरएस के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में यह दर गिरकर जापान और फिनलैंड जैसे विकसित देशों के बराबर पहुंच गई है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। मतलब भारत की जो जनन दर है, वो जनन दर
जन्म दर मान लो, जन्म दर मान लो, हाँ, वो कम हुई है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर। सबसे ज़्यादा परंतु पॉइंट ये 2.1% से स्तर से कम हुई है। मतलब पहले 2.1% थी, जो अब हो गई है 1.9%। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में यह दर गिरकर जापान केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में यह गिरकर जापान और फ़िनलैंड के बराबर हो गई है। मतलब जो नॉर्दर्न साउथ साउथ इंडिया है, के जो 3 स्टेट्स हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहाँ जापान और फ़िनलैंड के बराबर हो गई है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश की अभी भी अपेक्षा करता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है उनकी थोड़ी ज़्यादा है। अभी तमिलनाडु के जो सीएम बने थे उन्होंने बात बोली भी थी ना कि 3 बच्चे पैदा करो, तो एक स्कीम बनाई कि 3 बच्चे पैदा करो तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। हाँ, वो एक तमिलनाडु के सीएम ने अभी अनाउंस किए थोड़े दिन पहले। भारत के विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता ने अर्थ प्राइज 2026 जीता। किसने? भारत के विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता ने अर्थ प्राइज 2026 जीता। उन्होंने प्लास्टिस्क नामक एक तकनीकी विकसित की है। कौन सी? प्लास्टिस्क नामक एक तकनीकी उन्होंने विकसित की है, जिसमें से इमली के बीजों के पाउडर का उपयोग करके पानी में माइक्रो प्लास्टिक को निकाला जाता है। इसमें महंगे उपकरण या रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी? महंगे उपकरण और रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती है। सम्मान, किसको कौन सा सम्मान दिया गया? तमिलनाडु के 58 वर्षीय किसान वल्लुवन को यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने सायल फार्मर हीरो सम्मान दिया। कौन सा? सायल फार्मर हीरो। किसको दिया गया? तमिलनाडु के जो 28 वर्षीय किसान वल्लुवन को यूएन के अंदर खाद्य और कृषि संगठन ने दिया है। उन्होंने घाटे वाले नारियल के खेत को बहुफसली खेती में बदल दिया। अब 14 से अधिक फसलें उगाते हैं। इससे पानी की बचत हुई और आय और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई। 14 से अधिक फसल उगाते हैं वो भी। राजनीति, राजनीति के अंदर क्या चल रहा है? बंगाल में कैबिनेट विस्तार के तहत 35 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बंगाल में कैबिनेट विस्तार के तहत 35 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई है। कितनी हो गई है? मंत्रियों की 41 संख्या हो गई है, क्योंकि अभी 35 जो मंत्री उन्होंने नयों ने बोली है मंत्री पद की शपथ ली है। नई कैबिनेट में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देते हुए डॉक्टर, शिक्षाविद, पत्रकार, पूर्व घरेलू सहायिका कलिता माझी समेत विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से बनाए गए हैं मंत्री। हाँ, तो उनमें मुख्य कौन से हैं? डॉक्टर, शिक्षाविद, पत्रकार और पूर्व घरेलू सहायिका कलिका माझी समेत विभिन्न पृष्ठभूमियों से लिए गए हैं। ये जो अभी नए मंत्री 35 नए मंत्री बनाए गए हैं इनको। नेक्स्ट है म्यांमार के राष्ट्रपति यू मीन आंग। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? यू मीन आंग हलिंग 30 मई से 3 जून तक भारत के दौरे पर हैं। 30 मई से 3 जून तक, यानी आज 3 जून है, आज तक वो भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दोनों देशों के रुपया कयात व्यवस्था के जरिए व्यापार बढ़ाने की सहमति जताई। भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा छात्रवृत्ति 36 से बढ़ाकर 100 कर दी। साथ ही कालादान परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग और सीमा सुरक्षा सहयोग के आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। किस पे बनी है? भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा छात्रवृत्ति 36 से बढ़ाकर 100 कर दी, यानी पहले 36 के लिए थी, अब 100 के लिए है। और साथ ही कालादान परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग कालादान जो परियोजना है वो भारत म्यांमार और थाईलैंड और सीमा सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने को सहमति मिली है। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो कौन सा है? यूएन क्लॉज का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसे आम भाषा में समुद्र का अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जा सकता है। यह तय करता है कि किसी देश का समुद्र में कितना अधिकार होगा, समुद्री सीमाएं कैसे तय होंगी, समुद्र के संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होगा और समुद्री विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा। 1982 में बने इस समझौते को दुनिया की ज़्यादातर देशों में स्वीकार किया। यह इन दिनों चर्चा में है क्योंकि कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए UNCLOS के तहत कार्रवाई की है। 1982 में बना था ये। किसमें? यूएन क्लॉज जो है वो 1982 में बना था। जो देशों की सीमाएं होती हैं
कि समुद्री सीमा कौन से देश की कितनी होगी, और कितना कौन-कौन से मतलब कौन से देश के किस समुद्र में कितने अधिकार होंगे, कौन से खनिजों का खनन कर सकता है, उन सारे समझौतों को सुलटाने के यूएन क्लॉज़ की स्थापना की गई थी। और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर कोई मसला हो गया उसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका के बीच कौन सा जलमार्ग है? जो मेडागास्कर द्वीप है और अफ्रीका है? उनके बीच कौन सा जलमार्ग है जो उनको कनेक्ट करता है या जोड़ता है? लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल, फारस की खाड़ी, बाब अल मंदेव। तो इसका आंसर होगा मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट है 27 सितंबर 1958 को इंग्लिश चैनल पार करने वाले ये पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने? 27 सितंबर 1958 को इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई और भारत का कौन सा सदस्य है जो सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था? तो वो कौन है? मिहिर सेन, बुल्ले चौधरी, शशिकांत शर्मा। तो इसका आंसर होगा मिहिर सेन। ये देखिए, ये है मिहिर सेन। इस चेहरे को गौर से देखिए, जैसे मीडिया बोलती है ना, वैसे इस चेहरे को गौर से देखिए, ये है मिहिर सेन। तो आज का जो करंट अफेयर है वो यहीं खत्म होता है। ये 3 दिन का करंट अफेयर था और मैं जैसा कि आपको हमेशा बोलती हूँ कि डेली का जो होता है या तो डेली का करंट अफेयर डेली कर लो या फिर वीकली कर लो, है, ताकि ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। अगर आप वीकली भी पढ़ लोगे ना तो भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि महीने में आपको 4 वीक के अंदर हर वीक घंटे या डेढ़ घंटे का करंट अफेयर, तो आप वो कर लोगे तो भी इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ एक साथ अगर आप साल का या 6 महीने का पढ़ोगे तो फिर वो ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, याद नहीं होगा। और अगर जैसे ही वीकली या डेली का करंट डेली पढ़ते रहो या वीकली पढ़ते रहो तो फिर रिवीजन बचता है बस, है। तो रिवीजन तो ऐसे हो जाता है, ज़्यादा बर्डन नहीं आता, लेकिन पढ़ा हुआ हो तो कॉन्फिडेंस भी रहता है दिमाग में, हाँ पढ़ा हुआ है तो रिवीजन ही तो करना है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में। ओके, थैंक यू।